एक ओंकार। गुड इवनिंग प्रियंका राजवी। गुड इवनिंग। मास्टर एंड लेक्चर कैडर इंग्लिश 2025 होप्स ओके 2025 में हो जाए। गुड इवनिंग सरला। पेड ऐप पे आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम जो राइटर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है एडमंड स्पेंसर। और एक बहुत ही प्यारी लाइन जो एडमंड स्पेंसर द्वारा बोली गई, द माइंड मेक द गुड और इल, रिच और हैप्पी, रिच और पुअर। इस बात का मीनिंग आप इस बात से समझ सकते हो कि ये जो आपका दिमाग है, एट प्रेजेंट आप जो भी सोच रहे हो वो आपके दिमाग ने जो कलेक्शन किया हुआ है उसी का नतीजा है। ये आपका दिमाग आपको अच्छा फील करा सकता है, अच्छे में भी बुरा फील करा सकता है, आपको अमीर भी फील करा सकता है, गरीब भी फील करा सकता है। यही है जो आपको खुश भी फील करा सकता है और यही जो आपको बहुत दुखी भी फील करा सकता है। जो कुछ भी है वो आपका मन है। गुरबाणी में भी एक लाइन है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जीते जग जीत। जो एक दो और भी लाइव हैं वो भी कमेंट करो भी मेरी आवाज आपको ठीक सुनाई दे रही है। हाँ जी, कुरी सिद्धू मुंडा सिद्धू आंदा वेला होके आ गया है। तो चलो आज की हम क्लास में अपना जो राइटर रहने वाले हैं वो है एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज के एक प्रोमिनेंट राइटर हैं और इनका जन्म होता है 1552 और डेथ होती है 1599। 1599 एक ईयर ऐसे भी आपने याद रखना है ग्लोब थिएटर के लिए भी। धीरे धीरे हम हर एक बात हर एक चीज क्लियर करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। वॉज एन इंग्लिश पोएट, बेसिकली एक इंग्लिश पोएट थे। बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीन, एन एपिक पोम एंड फैंटास्टिकल एलिगरी सेलिब्रेटिंग द ट्यूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ वन। जो बेसिकली जाने जाते हैं, जब भी आप एडमंड स्पेंसर का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में एक बुक जो घूमती है उसका नाम है द फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर ने जो मेजर वर्क्स लिखे हैं, जो मेन इनके वर्क्स लिखे गए हैं वो है द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579। अगर हो सके तो आप अपने नोट्स साथ साथ भी नोट करते जाना, कुछ चंक्स कुछ मेन पॉइंट जो आपको याद रह जाते हैं। और कैप्सूल नोट्स अपलोड हो गए हैं, आई होप आप सबने देख लिए भी होंगे। और शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश होता है इनके सूडोनेम से, जिसका नाम जो इनका नाम है इमेरिटो, उस सूडोनेम से पब्लिश होते हैं। द फेरी क्वीन बुक फर्स्ट टू थर्ड पब्लिश होती है 1590 में और फोर्थ से सिक्स होती है 1596 में। फिर कंप्लेंट्स एक कलेक्शन है, पोएट्री कलेक्शन है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, जिसमें प्रोसोपोपोइया और मदर हबर्ड से टेल 1591 में पब्लिश होती है, ये इसकी मेजर पोएम है। एमोरेटी एक सोनेट सीक्वेंस है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कितनी सोनेट थी? 1591 में पब्लिश हुई। एपिथेलेमियन 1591, एस्ट्रोफेल 1595, प्रोथेलेमियन 1596, A View of the Present State of Ireland 1596. So these are the most important works जो एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखे गए। वेरी गुड गुरी, शाबाश। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, चाहे बादाम खाओ चाहे कैसे मर्जी याद रखो, याद रखो। एडमंड स्पेंसर वाज बोर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड लंदन अराउंड द ईयर 1552. However, there is still some ambiguity as to the exact date of his birth. कुछ ambiguity है लेकिन 99% ये कंफर्म है कि इनका जो बर्थ है वो 1552 में ही हुआ, जन्म 1552 में ही हुआ। Spencer's first published work was The Shepherd's Calendar in 1579. फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क था शेफर्ड्स कैलेंडर, सीरीज ऑफ पोएम्स कंसीडर्ड टू द मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रेनेसां इन लिटरेचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इसको माना जाता है बिगिनिंग किसकी? इंग्लिश रेनेसां। स्पेंसर्स मैग्नम ओपस, बेस्ट वर्क, मास्टरपीस, जो आपका नाम करे बोलो,
द फेरी क्वीन इज एन अनफिनिश्ड वर्क, ये एक अनफिनिश्ड पोएम है। मिल्टन इज ऑफन कॉल्ड द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने याद रखनी ही रखनी। मिल्टन को अक्सर पोएटिकल सन बोला जाता है स्पेंसर का, मिल्टन को बोला जाता है। मिल्टन 1608 से लेकर 1674 तक जिनका लाइफ स्पैन रहा। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड स्पेंसर द पोएट्स ए पोएट, चार्ल्स लैम्ब ने स्पेंसर को पोएट्स ए पोएट का दर्जा दिया, वो तो कवियों के भी कवि हैं, ये कह रहे हैं चार्ल्स लैम्ब। और किसके लिए कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एडमंड स्पेंसर के लिए। एलेक्जेंडर पोप ने बहुत शानदार लाइन लिखी है, अ मिस्ट्रेस होज फॉल्स वी सी बट लव हर विद देम ऑल। तो जैसे कोई गर्लफ्रेंड है किसकी होगी, है ना, गुरप्रीत की ही होगी, मतलब उसकी कमियां तो उसे पता है, लेकिन उन सब कमियों के बावजूद भी वो उसको पसंद करता है, प्यार करता है। लव देम ऑल, लव हर विद देम ऑल। मिल्टन प्रेजेस स्पेंसर इन एरियोपेजिटिका, एरियोपेजिटिका एक पैम्फलेट था। Our sage and serious poet Spenser, whom I dare be known to think a better teacher than Scotus or Aquinas। ये जो आपको दिख रही हैं, जो लाइंस लिखी हुई हैं, किसी भी राइटर ने एट्रीब्यूट किया है किसी दूसरे राइटर के लिए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेंसर्स ए क्लोज फ्रेंडशिप विद गैब्रियल हार्वे, ये एक प्रोफेसर था और इनका स्पेंसर के लिटरेरी कैरियर में मेजर फैक्टर रहा है, मेन फैक्टर रहा गैब्रियल हार्वे। इवन ये जो बातें आप, ये जो मेन पॉइंट हम देख रहे हैं, यूजीसी नेट तक के लेवल के लिए काम में तो आ सकता है, मास्टर कैडर पीजीटी लेवल के नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आपने लिख जरूर लेना है, याद भी करना है। स्पेंसर रोट द फेरी क्वीन इन ऑनर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ I, who is represented as the fairy queen Gloriana। इन जो फेरी क्वीन में ग्लोरियाना है वो एलिजाबेथ I ही है, ट्यूडर डायनेस्टी की एलिजाबेथ I। ईच कंप्लीट बुक ऑफ द फेरी क्वीन इज डिवाइडेड इनटू 12 कैंटोज। बात याद रखनी है, ईच कंप्लीट बुक ऑफ द फेरी क्वीन, जो भी बुक कंप्लीट है, 6 कंप्लीट बुक्स हैं, तो हर एक जो किताब है वो 12 कैंटो में डिवाइड की गई है। जो 7th बुक है उसके सिर्फ 2 कैंटो अवेलेबल हैं, ओनली 2 कैंटोज। जो 7th बुक है उसके सिर्फ 2 कैंटोज अवेलेबल, ठीक है। फर्स्ट वर्क जो है द शेफर्ड्स कैलेंडर, अब इस वर्क से हम शुरू करेंगे। अब तक की बात आई होप कि आपको सब समझ आई होगी, ठीक है गुरी। द शेफर्ड्स कैलेंडर 1579, मतलब ये तुसी वर्क वास्ते क्या है कि वो मिस्ट्रेस वास्ते क्या है, ये जरूर कंफर्म कर दे करो। इज एडमंड स्पेंसर द फर्स्ट मेजर वर्क, शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो एडमंड स्पेंसर का फर्स्ट मेजर वर्क है। और मैंने अभी बताया आपको इमेरिटो सूडोनेम के साथ ये पब्लिश हुआ था, जरूर बात याद रखनी है। ओरिजिनली टाइटल्ड, ये इसका ओरिजिनल टाइटल भी लिखा हुआ है, द शेफर्ड्स कैलेंडर कंटेनिंग 12 एक्लॉग्स। आर्केक वर्ड भर भर के यूज किए हैं, आर्केक वर्ड जो है वो भर भर के यूज किए हैं। प्रोपोर्शनेबल टू द 12 मंथ, ये पूरा नाम है। एंटाइटल्ड टू द नोबल एंड वर्चुअस जेंटलमैन मोस्ट वर्दी ऑफ ऑल टाइटल बोथ ऑफ लर्निंग शिवेलरी मिस्टर फिलिप सिडनी। किसके लिए लिखी गई है ये डेडिकेट की गई थी फिलिप सिडनी को, फिलिप सिडनी के लिए लिखा गया है। पूरा नाम आपने जरूर नोट करना है। द कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 12 एक्लॉग्स, कैलेंडर में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 एक्लॉग हैं। वन नेम्ड आफ्टर ईच मंथ ऑफ द ईयर, हर एक एक्लॉग का नाम उसके साल के मंथ पे दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो दीज आर द 12 मंथ। और इसमें आप देखोगे कि जो इन मंथ्स के नाम लिखे गए हैं वो बिल्कुल अलग वर्ड है, पुराने वर्ड लिखे हैं, चौसर से लिए गए वर्ड है। आज वो वोकैब बहुत कम यूज होती है। One of the shepherds, Colin Cloud, who excels in poetry but is ruined by his hopeless love for one Rosalind, is Spenser himself। और इसमें जो मेन शेफर्ड है कॉलिन क्लाउड, वो पूरी जिंदगी परेशान रहता है हमारे बंदे की तरह रोजालिंड के लव के लिए।
ठीक है, और वो स्पेंसर खुद है। It imitates Virgil's eclogues of the 1st century BCE. Most important line, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि ये किस पे बेस्ड है, किसकी नकल है। Virgil's eclogue of the 1st century BCE and the eclogues of Mantuan by Baptista Mantuanos, a late medieval early Renaissance poet, ये उनकी इमिटेशन है। दो बंदे आपने याद रखने हैं, फर्स्ट वन इज Virgil's eclogues and second one is eclogues of Mantuan by Baptista Mantuanus. Spencer dedicated the poem to Philip Sidney. स्पेंसर ने ये पोएम डेडिकेट किसको करी? ये पोएम डेडिकेट करी फिलिप सिडनी को। और ये है मास्टर कैडर इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाईक्यूज में आपको सारे पीवाईक्यूज इसी सीरीज में मिलेंगे। द शेफर्ड्स कैलेंडर अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? शेफर्ड कैलेंडर किस साल में आया? करो भी आंसर आप। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। सी फॉर चार्लेट ब्रोंटे, 1579 में आया जी। वेरी गुड राजवी, 1579 में आया। ठीक है, नेक्स्ट चले। अब एक्लॉग क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज एक्लॉग? A short pastoral poem usually in dialogue, not हमेशा, on the subject of rural life, ये जो गांव की जिंदगी है, and the society of shepherds, shepherd तो समझते होंगे तुसे की ਹੁੰਦਾ है, depicting rural life as free from the complexity and corruption of more civilized life। और more civilized यहाँ पे कौन है? more civilized यहाँ पे है हाई क्लर्जी। ठीक है, जिसको ये मतलब ये एक तरीके का सटायर मारा गया है, एक ताना मारा गया है भी जो हाई क्लर्जी दे लोग अपने आप मोर सिविलाइज्ड दसदे है, उन्हां नाल रस्टिक पेंडू जिंदगी है वो काफी अच्छी हुंदी है। उन्हां दी जो बकरियां वगैरह चारदे है, शेफर्ड्स जेडे बंदे है, उन्हां दी गल हो रही। एक्लॉग्स आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स एज मॉरल, प्लेनेटिव एंड रिक्रिएटिव। मॉरल तो तुसी हिसाब लगाओ कि कोई मॉरल वैल्यूज की गल करते होंगे। प्लेनेटिव दे विच ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऑल द 4 प्लेनेटिव एक्लॉग्स, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ जरूर याद रखना है कि जितने भी हमारे पास ये प्लेनेटिव एक्लॉग हैं, इन चारों में कॉलिन क्लाउट आपको देखने को मिलेगा, चारों में। एंड रिक्रिएटिव 3 है। मॉरल फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। प्लेनेटिव जनवरी, जून, नवंबर, दिसंबर। रिक्रिएटिव मार्च, अप्रैल, अगस्त। मार्च, अप्रैल, अगस्त ये रिक्रिएटिव है, ऊपर वाले प्लेनेटिव हैं। और फरवरी, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, समझे आप बात? प्लेनेटिव में सैडनेस आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे नया साल शुरू होने वाला है और साल नवंबर दिसंबर पे खत्म भी होता है, तो ये प्लेनेटिव रहते हैं। इसमें सिर्फ पहले महीने में हम बना लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नवंबर तक पता चलता था कुछ नहीं किया, जून तो गर्मी की छुट्टियों में निकल जाता है। तो ये 4 मंथ प्लेनेटिव हैं। ठीक है, मार्च में रिजल्ट आते हैं बच्चों के, अप्रैल में आपको पता है न्यू एडमिशन शुरू होती है, और अगस्त में थोड़ी सर्दी शुरू होती है, तो ये रिक्रिएटिव है। ठीक है, और मॉरल बाकी जो बचे वो मॉरल ही है ना। आप किसी भी मंथ में इन 5 में मॉरलिटी देख सकते हो। The eclogue April is in praise of shepherdess. Shepherd is Eliza. Eliza कौन है? Eliza खुद Queen Elizabeth I है। Ascribed to an E.K. Edward Kirk भी बोला जाता है कभी कभी इस नाम को। Is an intelligent, very subtle, sometime wrong and often deeply ironic commentator. इसने कमेंट्री की हुई है, शायद 7th eclogue में है, पढ़ेंगे हम इसी को भी। The term sarcasm is first recorded in English in Spenser's poem, और ये शेफर्ड्स कैलेंडर में जो फर्स्ट टाइम sarcasm वर्ड का यूज हुआ, टर्म का यूज हुआ, ये स्पेंसर की शेफर्ड कैलेंडर में यूज हुआ है। और एक्लॉग मंथ है अक्टूबर। Each eclogue is preceded by woodcut and followed by a motto describing the speaker. ये भी एक important line है। An eclogue is a short pastoral poem that is in the form of a dialogue or soliloquy. The first and last of the eclogues, each presenting complaints by the shepherds boy Colin Clout,
फ्रेमिंग द रिमेनिंग 10 रस्टिक डायलॉग्स। अब आपने इस बात को जरूर ध्यान में रखना है कि ये जो 12 एक्लॉग्स हैं, इसमें जो फर्स्ट एक्लॉग है इसमें भी कॉलिन क्लाउड खुद बात करता है, और ये जो 12th एक्लॉग है इसमें भी कॉलिन क्लाउड खुद अकेला बात करता है। तो ये जो बाकी बचे 10, ये जो बाकी हैं ये डायलॉग की फॉर्म में। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड डायलॉग और सॉलिलोक्वी यूजुअली डायलॉग में होते हैं। यहां तक आपको बात समझ आई हो तो हम आगे चलें। यहां तक अगर सबको बात समझ आ गई हो तो फिर अपन आगे चलें। ठीक है जी, थैंक यू। फर्स्ट वन इज जनवरी। एक तो ए वाले स्पेलिंग है जो आप आजकल यूज कर रहे हैं, और एक ए वाले स्पेलिंग है JANUARYE। इसे भी ਜਿਹੜਾ इंग्लिश सीखने वाले बच्चे ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕ अंग्रेजी ਆਉਂਦੀ है उन्नी की एडमंड स्पेंसर ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ठीक है, उवें ही बच्चे लिखते हैं जनवरी फरवरी, और एवं ही अपना स्पेंसर लिखता सी। कॉलिन क्लाउड्स लव्स रोजालिंड कंप्लेंट अबाउट हिज लव। अब इसमें मतलब जो कॉलिन क्लाउड है वो कंप्लेंट करता है कि उसको रोजालिंड का प्यार नहीं मिला। ये फर्स्ट है, जनवरी है, साल के शुरुआत में ही उसको प्यार नहीं मिला। साल कैसे गुजरेगा ये आप खुद सोच लो। फरवरी, ठीक है, फरवरी इसमें थैनर्स एंड कडी ये दो हैं, ये डिबेट करते हैं यूथ एंड ओल्ड एज इन फ्रेंडली मैनर, कि जवानी और जो बुढ़ापा आएगा उसके बारे में ये बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, वैसे इसमें से कोई बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मार्च, थॉमरलिन एंड क्यूपिड, डायलॉग बिटवीन देम अबाउट सेक्सुअल मैटर्स इन ए कॉमिकल वे। सेक्सुअल मैटर पे बात करते हैं, बड़े मजाकिया लेवल में बात करते हैं। अप्रैल स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉलिन क्लाउड्स लव सिकनेस। कॉलिन क्लाउड की लव सिकनेस वो अप्रैल में दोबारा आ जाती है। थेनॉट हॉबिनोल को बोलता है कि कोई ऐसी पोएम जो कॉलिन क्लाउड ने एलिसा के लिए लिखी हो, तुम वो मेरे को सुनाओ। हॉबिनोल को बोल रहा है। तो हॉबिनोल ले पोम, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि वो ले पोम जो है वो डिसाइड करता है, हॉबिनोल करता है किसके लिए, थेनॉट के लिए। फिर आ जाता है मे। पायर्स एंड पेलिनोट टॉक अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज, अटैक्स ऑन क्लर्जीज एंड मोरालिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि मे मंथ में पायर्स एंड पेलिनोट जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज और हाई क्लर्जी पे बात करते हैं, उनको अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। जून में आता है कॉलिन क्लाउड कंप्लेंट्स टू हिमसेल्फ फॉर नॉट बीइंग ए गुड लवर एंड अ गुड पोएट। कॉलिन क्लाउड जो है वो कंप्लेंट करता है कि मैं ना तो अच्छा लवर बन पाया और ना ही मैं अच्छा पोएट बन पाया। जुलाई में बात होती है ईके एडवर्ड के की, अगस्त सिंगिंग कॉन्टेस्ट अमंग विली पेरिगॉट एंड कडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगस्त मंथ में एक सिंगिंग कंपटीशन होता है विली पेरिगॉट एंड कडी के बीच में। सितंबर में हॉबिनो कंप्लेंट्स टू हिज फ्रेंड्स डिगन डेवी अबाउट हिज पॉवर्टी, वो बताता है कि मैं कितना गरीब हूं। अक्टूबर, कडी कंप्लेंट्स टू पायर्स अबाउट हिज ब्रोकन ऑटन। ऑटन रीड एक कोई मतलब संगीत का कुछ इंस्ट्रूमेंट है। पायर्स कन्विंसिंग हिम सेइंग ग्लोरी इज बेटर देन गेन। अब यहाँ पे जो कडी है वो बोलता है कि मेरा तो इंस्ट्रूमेंट भी टूट गया और मेरे को कोई फेवर भी नहीं मिली। तो वो दूसरा जो बंदा है पायर्स जो है वो उसको बोलता है कि तेरा नाम तो हो गया ना, तेरा नाम हो गया, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। ग्लोरी इज बेटर देन गेन, इंपॉर्टेंट है ये, आपको कोटेशन भी आ सकती है कि ग्लोरी इज बेटर देन गेन किस वर्क से डील करता है, तो वो शेफर्ड्स कैलेंडर है। नवंबर है कॉलिन क्लाउड टॉक टू थेनॉट लेमेंटिंग ऑन द डेथ ऑफ डिडो। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सम मेडन ऑफ ग्रेट ब्लड whom he called डिडो। ग्रेट ब्लड मतलब जो अरिस्टोक्रेट क्लास से डील अपने संबंध रखती है लड़की, उसके बारे में बात की गई है, नाम है डाइडो। फिर आता है दिसंबर एक्लॉग। इसमें कॉलिन क्लाउड कंक्लूड करता है अपने आप को, वो कहता है कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत हैप्पी स्टेट होती है, यूथ वो प्यार में फेल हो जाता है जवानी में, मैच्योर जब वो मैच्योर हुआ तो वो एक जेंटल शेफर्ड है और एक अच्छा पोएट भी बन चुका,
और उसमें इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कॉलिन क्लाउड बोलता है, माई अनसक्सेसफुल लव मेड मी ए गुड पोएट। आपका जो अनसक्सेसफुल लव है वो आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर तक बना सकता है। इट इज माई मोटिवेशन फॉर पोएट्री, जैसे ये इसकी मोटिवेशन है पोएट्री के लिए, ये बात मैंने आपको बोली है। कॉलिन क्लाउड वाज फर्स्ट यूज्ड इन जॉन स्केल्टन वर्क। कॉलिन क्लाउड का जो कैरेक्टर जो आप पहले देख रहे थे जॉन स्केल्टन के वर्क्स में अपीयर हुआ था। वेरी गुड। मॉडल्स फॉर द पोएम्स इंक्लूड थियोक्रिटिक्स, देखो ये इंपॉर्टेंट फिर बात रिपीट हो रही है। मॉडल कौन कौन है पोएम्स के लिए? इंक्लूड थियोक्रिटिक, थियोक्राइटस, वर्जिल, मेंटुआना एंड मैरोट, एंड द स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमंग अदर्स चौसर एंड स्केल्टन। स्टाइल की बात, जब आर्केक वर्ड की बात करते हैं तो ये चौसर से भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट शेफर्ड्स कैलेंडर। 12 क्लॉक्स आर देयर, पेस्टोरल पोम्स होती हैं शॉर्ट वाली, अलग अलग फर्स्ट और सेकंड लास्ट को कंक्लूड करता है, स्टार्ट करता है कॉलिन क्लाउड रोजालिंड के लिए, लेमेंट करता है लव के लिए, और जो लास्ट में वो कंक्लूड करता है कि जो उसका फेलियर है प्यार में, उस फेलियर की वजह से वो एक अच्छा पोएट बन सका। दिस इज ऑल अबाउट शेफर्ड्स कैलेंडर। अब आप कहीं और से भी अगर पढ़ो या पढ़ना चाहो तो आपको थोड़ी अच्छे तरीके से समझ में जरूर आएगी बात कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द फेरी क्वीन। समझ लगी इतों तक? नेक्स्ट वन जो है वो है द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 क्वेश्चन पूछे गए और तीनों एनएच चो ही पूछ ले गए। हालांकि ਆਪਾਂ सारा ही पढ़ांगे, कोशिश करांगे। द फेरी क्वीन बुक 1st to 3rd ये पब्लिश होती है 1590 में। बुक्स 4th to 6th पब्लिश होती हैं 1596 में। मतलब ये आप बात को समझो कि 1 से लेकर 3 पब्लिश हुई 1590 में और 1 से लेकर 6 पब्लिश हुई 1596 में। सारी की सारी इकट्ठी पब्लिश हुई, जिसमें 4th, 5th और 6th बुक को जोड़ दिया गया 1596 में पब्लिश होती हैं। इज एन एलिगोरिकल पोएम, लॉन्ग पोएम बाय एडमंड स्पेंसर अबाउट नाइट्स ऑन क्वेस्ट, ईच रिप्रेजेंटिंग अ वर्च्यू लाइक होलीनेस, temperance or justice. The fairy queen is dedicated to Queen Elizabeth I. Most important line है जी, most important line है कि फेरी क्वीन किसको डेडिकेट करी गई है? डेडिकेट करी गई है क्वीन एलिजाबेथ I को। अब देखो इतनी सी बात पे ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, मास्टर एंड लेक्चरर कैडर के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें से ये जो फेरी क्वीन के क्वेश्चन ये वाले हैं। First one is to whom Edmund Spenser dedicated his work The Fairy Queen. एडमंड स्पेंसर ने डेडिकेट किसको किया है वर्क? तो अभी आप देख रहे हो आंसर है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर रेफर्स टू, किसकी बात कर रहा है? अब यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी एलिजाबेथ I की, क्योंकि यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ II भी लिखा हुआ है। आई होप कि इस बात को आप समझोगे कि आपने जब भी क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वीन एलिजाबेथ I फर्स्ट की बात हो रही है जी। द फेरी क्वीन इज ए पोम बाय, फेरी क्वीन किसने लिखी है? बी फॉर ब्राउन आइज, एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। छोटी सी बात, नो बकवास, सीधी बात, इतने से में क्वेश्चन आ गए हैं। अब आपने क्या क्या याद रखना है? आपने 6 की 6 बुक्स याद रखनी है, उनके नाइट्स याद रखने हैं, उनमें से कोई एंटी हीरो कुछ और भी है तो सब याद रखने हैं आपने, नेगेटिव पॉजिटिव सब कैरेक्टर याद रखने हैं। तो अब आप इसके बारे में थोड़ा कुछ और पढ़ते हैं। चौसर इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द फेरी क्वीन एंड स्पेंसर इवन रीयूजेस सम ऑफ चौसर कैरेक्टर्स। चौसर के कुछ कैरेक्टर्स को भी एडमंड स्पेंसर इसमें रीयूज करता है द फेरी क्वीन में। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस आर होमर, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होमर, द इलियड एंड द ओडिसी, वर्जिल, द इनियाड, हेसोइड्स, अ सोर्स फॉर मेनी ग्रीक मिथ्स। 3 तरीके के यहां पे आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हो कि सिर्फ ये नोट्स देखकर आप अंदाजा लगा सको कि इतने ही इन्फ्लुएंस हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिनल इन्फ्लुएंस आप कैसे चेक कर पाओगे। आप देखोगे कि एडमंड स्पेंसर ने एक लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा? वॉल्टर रैले को एक लेटर लिखा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने
वॉल्टर रैले को एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये देखिए, ये क्वेश्चन है अपना, फेरी क्वीन की बात हो गई। और ये जो क्वेश्चन है कि फेरी क्वीन, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज क्या है, द फेरी क्वीन वाज मॉडल्ड आफ्टर एरियोस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, एक ऊपर वाली बात और एक ये पॉइंट। द फॉर्म ऑफ स्पेंसर से फेरी क्वीन ओज टू, ये क्वेश्चन है पीवाईक्यूज में कि जो फॉर्म है वो किससे ली गई है, किसकी इमिटेट करती है, कॉपी करती है। फर्स्ट वन इज वर्जिल एंड सेकंड इज एरियोस्टो। आंसर आ जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। लेकिन इस बात का पता आपको चलता है ये ओरिजिनल लेटर है। अगर आप यूट्यूब अपने गूगल पे सर्च करोगे एडमंड स्पेंसर ए लेटर टू वॉल्टर रैले, अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको पढ़ना जरूर है, तो आपको वहां पे मिलेगा आई हैव फॉलोड ऑल द एंटीक पोएट हिस्टोरिकल, मैंने सारे हिस्टोरिकल पोएट्स को पढ़ा। चलो मैं ज्यादा तो पंजाबी नहीं बनाऊंगा। फर्स्ट होमर, देखो ये लिखा फर्स्ट होमर, और दूसरा कौन आएगा, देन वर्जिल, ठीक है। आफ्टर हिम एरियोस्टो, जिसने क्या लिखा था, ऑरलैंडो फ्यूरियोजो। उसके बाद टेसो, और उसके बाद एक दो और भी हैं। ये ओरिजिनल लेटर में से लिए गए वर्ड है। आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन कभी कभी किस लेवल पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये वॉल्टर रैले का लेटर है। बुक फर्स्ट टू 3, मतलब जो पहली 3 किताब है ये पब्लिश हुई 1590 में, और जो बाकी 4 से 6 किताब है, मतलब पूरी पूरी फर्स्ट से लेकर 6 सभी पब्लिश होते हैं 1596 में। It is also the work in which Spencer invented the verse form known as the Spenserian stanza. Spenserian stanza इन्वेंट किया था भाई एडमंड स्पेंसर ने। राइम स्कीम क्या है, अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हो, जहां से खत्म होगी वहीं से शुरू होगी, ठीक है। इट कैन बी read on several levels including as praise और बाद में criticism of Queen Elizabeth I, याद रखना है। In Spencer's a letter to the authors, he stated that the aim of publishing The Fairy Queen was to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline. Most important आपके लिए ये लाइन रहने वाली है कि उसने बताया कि मैंने क्यों लिखी, टू फैशन ए जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। ये पीजीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है साफ साफ। ए बी बीसी बीसी, राजवीर बेटा 9 लाइन का स्टैंजा था, आप तो सोनेट लिखने लगे हो। स्पेंसरियन स्टैंजा की बात हो रही है, स्पेंसरियन सोनेट की बात नहीं कर रहे बेटा आप, ठीक है। As a reward, Elizabeth granted Spencer a pension for life and amounting to, ये क्या होता है, कौन सा निशान, पाउंड होता है ये 50 मिलते थे इसको हर साल के, बहुत होते थे उन दिनों में। लेकिन इस बारे में भी एक क्वेश्चन है, कोई एक इंसान है जिसने वो पेंशन रोक के रखी, कभी एडमंड स्पेंसर को वो पेंशन मिली नहीं, ठीक है। ठीक करो भी आंसर अपने। हुण गल आ जाती है बुक्स की, फेरी क्वीन, गुरप्रीत एक सी घटा देनी सी, बस बाले नहीं घटाने सी, एक घटा देनी सी। बुक 1 इज हाँ ए बी बी सी। बुक 1 इज सेंटर्ड ऑन वर्च्यूज ऑफ होलीनेस एज एम्बोडाइड इन द रेड क्रॉस नाइट। आपने ये जरूर याद रखना है कि बुक 1 में जो वर्चू है वो होलीनेस है और उसको रिप्रेजेंट करता है रेड क्रॉस नाइट, वो शील्ड पहन के घूमता है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको समरी बताऊंगा। द रेड क्रॉस नाइट सिंबलाइजिंग होलीनेस सेट्स आउट टू स्ले ड्रैगन, ये ड्रैगन को मारने के लिए जाता है। वो ड्रैगन कौन है, जो ऊना के पेरेंट्स को डरा के रखता है, और वो काफी चैलेंजेस फेस करता है। एक एरर नाम के मॉन्स्टर जो हाफ वुमेन हाफ सर्पेंट है उसको मारता है। बीइंग डिसीव्ड बाय द विजर्ड आर्कीमेगो, आर्कीमेगो उसको धोखा देता है। डुएसा भी उसको धोखा देती है, जादूगर जादूगरनी है। और वो ऑर्गोग्लियो और सैरकन ट्रायो, मतलब सेंस लॉय एंड सेंस जॉय से लड़ाई भी करता है, ठीक है।
और उसके बाद उसकी हेल्प करती है ऊना। प्रिंस आर्थर, इन दोनों की हेल्प से जो रेड क्रॉस है वो डिस्पेयर से ओवरकम करता है, अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता है सीलिया के होली हाउस में, एंड डिफीट्स द ड्रैगन। और वो ड्रैगन के साथ 3 दिन की लड़ाई होती है उसकी, 3 दिन की लड़ाई में उस ड्रैगन को हरा देता है, और बाद में वो ऊना से मैरिज करने के लायक हो जाता है, मतलब वो अवेलेबल रहता है, लेकिन फिर वो अपनी ड्यूटी जो फेरी क्वीन के लिए होती है उसके लिए फिर चला जाता है। मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेंगे लेडी ऊना, आर्किमेगो, डुएसा और गोगलियो। ये जो आप देख रहे हो ये सारे नेगेटिव कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो दिस इज बुक 1, होलीनेस रिप्रेजेंटेड बाय रेड क्रॉस नाइट। लगी समझ? नेक्स्ट है जी वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस एज एम्बोडाइड इन सरगयान। टेम्परेंस सरगयान, ठीक है। सरगयान एम्बोडाइंग टेम्परेंस एम्बार्क्स ऑन एडवेंचर्स फॉर द फेरी कोर्ट। ये भी फेरी क्वीन के लिए मतलब एडवेंचर करते हैं। आफ्टर रेजिस्टिंग आर्कीमेगोज स्कीम, आर्कीमेगो जो फर्स्ट बुक में जो हार गया था, मतलब जो यहाँ पे आर्कीमेगो है ये डिफीट कर देता है उसको, मतलब जो रेड क्रॉस नाइट है उसको हरा देता है। अब वो हारा हुआ आर्कीमेगो इस सेकंड बुक में जो सरगयान है उसको कन्विंस कराता है कि आपने उस पे अटैक करना है रेड क्रॉस नाइट पे, लेकिन वो फेल हो जाता है। ही लर्न्स द डाइंग अमेविया, जो एक औरत है अमाविया जो मर रही होती है, उससे गयान को पता चलता है विच एक्रेजिया के बारे में, विच चुड़ैल टाइप जिसको वो जादूगर टाइप होती है, एक्रेजिया के बारे में, जिसने उसके नाइट को मार दिया है। किसके नाइट को मार दिया है? अमेविया के नाइट को मार दिया है। ऑन हिज जर्नी गयान रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ द प्लेजर फिल्ड आइलैंड, एक आइलैंड होता है वहां पे प्लेजर में एक बार आ जाता है, अपनी बातों को भूल जाता है सरगयान, लेकिन फिर उसको अपनी याद आती है। बाद में ये पाइरोकल्स जैसे हॉट हेडेड आदमियों से लड़ाई भी करता है। फिर वो एक्रेजिया की बावर ऑफ ब्लिस में पहुंचता है। एक्रेजिया ये बावर ऑफ ब्लिस और डिस्ट्रॉय करता है उसको, और जितने भी वहां पे स्लेव होते हैं उनको छुड़वा देता है। एक्रेजिया विच जो है वो सेकंड बुक में आपको देखने को मिलेगी। ये छोटी छोटी सी समरी है ताकि अगर आप इसको डीप पढ़ना चाहे तो आपको पता चल जाए इसका मेन पॉइंट क्या है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं बुक 3, Book 3 is centered on the virtues of chastity as embodied in Britomart, a lady knight. Britomart है ना, Britomart ब्रिटेन से आई है, इंग्लैंड से आई है ये। Brito is the name from Britain. Britomart a chaste female knight, ये only knight है, ये भी याद रखना आपने। Who after seeing a vision of her future husband Arthgal, एक जो जादूगर मर्लिन है वो उसको दिखाता है कि तेरी शादी फ्यूचर में आर्थिगल से होगी, और वो ट्रेन है एक नाइट की तरह। कौन? ब्रिटोमार्ट। सेट्स आउट टू फाइंड हिम, और ये हिम कौन है? ये आर्थिगल है। ये आर्थिगल को ढूंढने के लिए निकलती है अपनी नर्स को लेकर। नर्स का नाम है ग्लाउस। ग्लाउस ये जरूर याद रखना है, गुरप्रीत तो याद रह जाना है, बाकी ने जरूर याद रखना है। अलोंग द वे शी वाउंड्स मैरिनल, ये मैरिनल को जख्मी कर देती है। मैरिनल कौन है? मैरिनल की शादी होने वाली है फ्लोरीमेल से, और फ्लोरीमेल भी अपने आप में एक चेस्ट लड़की है जो गोल्ड बेल्ट पहन के रखती है, गोल्ड बेल्ट पा के रख दी है फ्लोरीमेल। मैरिनल दी मैरिज होनी है फ्लोरीमेल दे नाल। हेल्प स्कूडामोर रेस्क्यू एमेरेटा फ्रॉम द विजिट ब्यूजीरेन, मतलब ये जो आप गल कर रहे हैं ब्रिटोमार्ट थी, ब्रिटोमार्ट स्कूडामोर नु हेल्प कर दी है, और एमोरेटा नु एक ब्यूजीरेन जो है विजर्ड है वो तो फ्री करवाउण दे विच, एंड डिमांड्स ब्यूजीरेन फ्री एमोरेटा इमीडिएटली, वो उसनु कहंदी है कि इनु हुणे ही आजाद करो एमोरेटा नु, ठीक है। तो एमोरेटा नु आजाद करवाउंदी है ब्रिटोमार्ट ब्यूजीरेन तो, ठीक है। आई होप तुहानू गल समझ लगी। फ्लोरीमेल, आर्थिगल, मर्लिन, सर स्कूडामोर, लेडी एमोरेट, विजिट ब्यूजीरेन, ये ਇਹਦੇ ਚ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ਤੁਸੀਂ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सारे ही कैरेक्टर याद रखने हैं। एक बार ਇੱਥੇ छुड़वाया गया है, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ कैप्चर कर लेगा। एमोरेटा, एमोरेटा भी एक सोहना नाम है। बुक 4 इज कॉल्ड द लेजेंड ऑफ कैम्बल एंड टेलामंड और ऑफ फ्रेंडशिप। बुक 4 जो डील कर दी है वो है
फ्रेंडशिप ਦੇ ਨਾਲ legend of Campbell and Talmand Campbell's a companion in book 4 is actually named Tramond ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ Talmand पर एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਉਹਦਾ कंपेनियन है जो उसके साथ उसका दोस्त है उसका नाम है Tramond ठीक है book 4 highlights the virtue of friendship through Campbell and Tramond who bond after Campbell kills Tramond's brothers Tramond and Diamond देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੈਨਸੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕੈਂਬਲ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ फाइट अरेंज करवाਉਂਦਾ है कि जो फाइट ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਹੈ फाइट ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੈਂਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਮੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇਮੰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਲ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਂਬਲ marries Tramond's sister Cambina and they become close allies मतलब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं हालांकि ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨਸੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਬੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੈਂਬਲ ਦੀ ਸਿਸਟਰ है meanwhile Britomart defeats Arthgal in a tournament अब इनको पता नहीं होता इन्होंने हेलमेट पहने होते हैं और इनकी दोनों की लड़ाई हो जाती है ब्रिटोमार्ट और आर्थगल ब्रिटोमार्ट आर्थर को ढूंढने निकली है फ्यूचर हस्बैंड है ये इसका लेकिन जब ये अपने हेलमेट उतारते हैं तो इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है लीडिंग टू देयर रोमांटिक कनेक्शन एंड अर्थर हेल्प्स टू रेस्क्यू एमोरेटा जो पिछली बार विजिरेन ने कैप्चर की थी इस बार कर ली कार्ली ने और उससे अर्थर बचाता है एमोरेटा को रेस्क्यू करता है और उसकी रीयूनाइट हो जाती है अपने लवर स्कूडामोर के साथ ये स्कूडामोर पता नहीं क्या कर रहा है बार बार एमोरेटा को फंसा देता है ये खुद तो कहीं पकड़ा नहीं गया एमोरेटा को हर कोई पकड़ लेता है चलो कोई बात नहीं अब तक तो कुछ छुड़वाने वाले आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट जो है बुक 5 बुक 4 तक हमने पढ़ा बुक 5 जो है बुक 5 एम्बोडाइंग जस्टिस जर्नीज विद सॉरी हाँ बुक 5 है वो है वर्च्यू ऑफ जस्टिस और वो है सर आर्टिकल जो है एम्बोडाइंग जस्टिस जर्नी विद हिज आयरन कंपेनियन टेलस इवन की पिछली जो बुक है उसमें इनकी शादी की बात होती है ब्रिटोमार्ट और आर्टिकल की लेकिन आर्टिकल ब्रिटोमार्ट को छोड़ के अपने ही वोयेज पे निकला है सबडूइंग इनजस्टिस बट इज कैप्चर्ड बाय अमेज़न क्वीन रेडिगंड अमेज़न क्वीन जो है रेडिगंड उसको कैप्चर कर लेती है इसको आर्टिकल को ब्रिटोमार्ट को टेलस बता देता है कि भाई तेरा जो प्यारा है उसको तो पकड़ लिया अमेज़न क्वीन ने तो ब्रिटोमार्ट आती है वो रेडिगंड क्वीन को डिफीट करती है आर्टिकल अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है क्योंकि ये मारने गया है किस बंदे को ये मारने गया है ग्रैंटोर्शो को और वहां पे जो गद्दी दी जाती है वो आइरीना को दी जाती है इरीना टू हर थ्रोन ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इन द फाइनल कैंटो मतलब 12th कैंटो होगा फाइनल आर्टिकल एड्स सर बर्बन ये बर्बन वो बिस्किट वाले मतलब बर्बन बिस्कुट वाला नहीं है सर बर्बन और उसकी हेल्प करता है और स्ले करता है मॉन्ट्रोस ग्रेंटोर्शो को मार देता है आर्टिकल ठीक है अब इसमें दो बातें आपने याद रखनी है कि ब्रिटोमार्ट अमेज़न क्वीन रेडिगन को मार देती है और आर्थिगल जो है वो ग्रेंटोर्शो को मार देता है 5th बुक में नेक्स्ट है बुक 6 is centered on the virtue of courtesy as embodied in Sir Calidore 6th बुक courtesy कैलिडोर की आ जाती है और इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपने याद रखना है ब्लैटेंट बीस्ट अब कैलिडोर जो है वो मिशन पे है फ्रॉम द फेरी क्वीन से उसको एक मिशन मिला है स्ले मतलब उसने गर्दन काटनी है किसकी काटनी है ब्लैटेंट बीस्ट और स्पेंसर ने ये ब्लैटेंट वर्ड को क्वाइन किया था इंपॉर्टेंट है स्पेंसर क्वाइंड द वर्ड ब्लैटेंट वर्ड जो है वो स्पेंसर के द्वारा क्वाइन किया गया सर कैलिडोर टास्क्ड बाय द फेरी क्वीन टू कैप्चर द ब्लैटेंट बीस्ट रिप्रेजेंटिंग स्लेंडर मतलब वो तबाही मचा रहा है ब्लैटेंट बीस्ट जो कि स्लेंडर तबाही को मतलब करता है अब उसको कैप्चर करने का ऑर्डर मिला है कैलिडोर को फेरी क्वीन से
briefly abandons his quest when he falls for the shepherdess Pastorella. पेस्टोरेला नाम की शेफर्डीज से इसको प्यार हो जाता है, अपने टारगेट को ये भूल जाता है, ये शानदार जिंदगी एंजॉय करने लग जाता है। लेकिन वहां पे कोई अटैक कर देता है, पेस्टोरेला को कैप्चर कर लिया जाता है। फिर इसको याद आता है कि पेस्टोरेला को छुड़वा के लेके आना है, तो ये पेस्टोरेला को छुड़वा के लेके आता है, ठीक है। However, after rescuing her from brigands, he resumes his mission, muzzling the beast, और ये बीस्ट को कैप्चर कर लेता है और इसको कहता है कि मेरे स्लेव की तरह मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन वो जो ब्लेटेंट बीस्ट है वो अपना छुड़वा के अपने आप को वहां से भाग जाता है। दो इट इवेंचुअली एस्केप्स टू स्प्रेड स्लेंडर अगेन, वो फिर अपना जो मतलब गर्दा उड़ाउण वास्ते वो फिर एंदे हत्थां तो मतलब अपने आप ਨੂੰ छुड़वा के भज ਜਾਂਦਾ है। ब्लेटेंट बीस्ट ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ जो बुक 6 ਦੇ ਵਿੱਚ है वो अपने आप ਨੂੰ फ्री करवा ਲੈਂਦਾ है, ठीक है। बुक 7 ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, बुक 7 ऑन म्यूटेबिलिटी इज अनफिनिश्ड, इनके सिर्फ 2 ही कैंटो है, सिर्फ इन्ना ही याद रखना है। तो दिस इज ब्रीफ टू ब्रीफ समरी ऑफ द फेरी क्वीन। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, और ਈਵਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜੋ ਨਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। In a letter to Walter Raleigh, Spencer disclosed his plan to write 24 books, 12 on private virtues, 12 on public virtues, but he was not successful in his attempt। और आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को ये जरूर बताना है कि ये जो 6 बुक लिखी गई ये पब्लिक वर्च्यू पे लिखी गई या प्राइवेट वर्च्यू पे लिखी गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फेरी क्वीन। और अब हम बात करेंगे एक पोएट्री कलेक्शन जिसका नाम है कंप्लेंट्स, containing sundry small poems of the world's vanities। ये इसका फुल टाइटल है, 1591 में पब्लिश होती है। ये एक पोएट्री कलेक्शन है जिसमें टोटल 9 पोएम्स हैं। हर एक बात जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भूलना नहीं। Its major poems are given below. The Ruins of Time, most important. The Tears of the Muses. This poem was dedicated to Alice Spencer, Countess of Derby को ये डेडिकेट करेगी। प्रोसोपोपोइया और मदर हबर्ड्स टेल, दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू एन स्पेंसर, बैरोनेस माउंटीगल। मुइजो पॉटमॉस और द फेट ऑफ द बटरफ्लाई, ये डेडिकेट करेगी एलिजाबेथ स्पेंसर, बैरोनेस हंसटन को। इट इज टाइटली स्ट्रक्चर्ड पोएम इन विच द बटरफ्लाई क्लैरियन इज किल्ड बाय द स्पाइडर एरेग्नॉल। ये पोएम्स के नाम कम से कम आपने जरूर याद रखने हैं कि 1591 में कंप्लेंट्स पोएट्री कलेक्शन आई, इसमें 9 पोएम्स आई और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम आपने याद रखनी है रूइंस ऑफ टाइम और मदर, एक और है मदर हबर्ड्स टेल या जिसको प्रोसोपोपोइया बोलते हैं। ये आपने जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, इंग्लिश एंड लिटरेचर विद पंकज, आपने इसको जरूर ज्वाइन करना है, वहां पे आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। एमोरेटी 1595 में पब्लिश होती है, एक सोनेट साइकिल है रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन द 16th सेंचुरी। इसमें 88 सोनेट है और ये एलिजाबेथ बॉयले के साथ जो इसकी मैरिज होती है, इसकी सेकंड वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम गुरप्रीत जरूर लिख देगा कि फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है। It was printed as a part of a volume entitled Amorati and Epithalamion। Amorati के साथ जो Epithalamion आई थी ये इकट्ठी पब्लिश हुई हैं। The sonnet of Amorati draw heavily on authors of the Petrarchan tradition। Petrarchan tradition है Maybeck Childe, very good बेटा। Most obviously Torquato Tasso and Petrarch himself, ठीक है। ये इसकी सेकंड वाइफ है जिसका नाम है एलिजाबेथ बोयल, और इसकी जो फर्स्ट वाइफ है, ठीक है, फर्स्ट वाइफ उसका नाम है मैकबेस चाइल्ड या चिल्डे, जैसे मर्जी बोल लो भी, ठीक है। अब आपको बात है कि सोनेट क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज सोनेट? सोनेट है एक 14 लाइन की पोएम। सोनेट है 14 लाइन पोएम और इसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम होती है। जब हम पेट्रार्कन या सोनेट की बात करते हैं तब आपको देखो लाइन तो 14 ही है,
ठीक है, अब जो पेट्रार्कन है वो ओल्ड राइटर है, आपको पता है, ओल्ड टाइम जो बड़े हैं उनको अब्बा अब्बा ही बोलोगे आप, है ना। तो इसकी राइम स्कीम क्या रहती है, इसकी राइम स्कीम रहती है ए बी ए बी ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी, या फिर सेम राइम स्कीम के साथ सी डी ई, ये पेट्रार्कन है ना। जो बड़े आजकल तो आप बाप बाप करते हो ना, पहले अब्बा अब्बा बोलते थे, बड़ों को अब्बा अब्बा बोलते थे। तो अब्बा अब्बा सी डी सी ए बी बी ए सी डी सी, या फिर सी डी ई। तो 4 लाइन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 3 और 3, तो इट्स कंप्लीट। आप बोलोगे कि यहाँ पे 14 लाइंस हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेक्सपियरियन, ठीक है, शेक्सपियर, देखो शेक्सपियर भी बड़े हैं तो आप जी जी तो करोगे ही उनको, है ना। अब शेक्सपियर भी आपसे बड़े हैं, कोई आम राइटर तो है नहीं, तो आप उसको भी जी जी करोगे ही। तो शेक्सपियर कैसे लिखेगा, शेक्सपियर कैसे लिखेगा, चलो भी गुरप्रीत बताओ शेक्सपियर कैसे लिखेगा। ठीक है, तो शेक्सपियर लिखेगा ए बी सी डी ई एफ जी जी से याद रख लेना आपने। तो शेक्सपियर कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी जी, 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट, 3 क्वार्टेन एंड अ कपलेट। और जब हम बात करेंगे अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं स्पेंसेरियन, तो स्पेंसेरियन कैसा लिखा जाएगा, ए बी बी सी सी डी ई, ये स्पेंसेरियन आ जाएगा। गुरप्रीत चेक करो लास्ट वाली सही है, स्पेंसेरियन बिल्कुल सही लगी दोनों, ए बी बी सी डी ई। और जब हम बात करते हैं शेक्सपियरियन की तो वहां पे जी जी, ये आपने जरूर याद रखना है, वर्डों को आपने जी जरूर करना है। ठीक है, तो आई होप। सोनेट क्या है, 88 सोनेट्स हैं, एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये 3 जो मेजर इंपॉर्टेंट है, पेट्रार्कन, शेक्सपियरियन एंड स्पेंसेरियन सोनेट के बारे में हमने पढ़ा आज। फिर बात आ जाती है एपिथैलेमियन। एपिथैलेमियन ओड है एक, 1595 to his bride Elizabeth Boyle on their wedding day in 1594। अब पिछली पोएम में भी वो लव सोनेट्स हैं एलिजाबेथ बोयले के लिए, यहाँ पे जो उनका मैरिज डे है उसकी बारे में बात करता है। एपिथैलेमियन फॉलोज अ राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ये अलग है, और ये मतलब 15th स्टैंजा इसमें अलग लिखा हुआ है। The structure is 24 stanzas, each with either 18 or 19 lines। 15 स्टैंजा में 17 लाइन्स है। ये एक डीप क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। The 24 stanzas represent the 24 hours in a day and 365 longer lines represents every day in a year। छोटी सी बात है लेकिन आप जब पढ़ोगे तो 24 स्टैंजास जो हैं वो 24 आवर्स को डील करते हैं, 365 लॉन्गर लाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं। अब कभी कभी बच्चे कहते हैं सर इसमें 365 ही लाइंस है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, 365 लॉन्गर लाइन, जो लंबी 365 लाइंस हैं वो डे मतलब साल में 365 दिन होते हैं उनको डिफाइन करती हैं। स्पेंसर्स वेडिंग इज 1 डे। द फर्स्ट 16 स्टैंजास आर द डे टाइम, जो शुरुआती 16 24 में से हैं वो डे टाइम के हैं, लास्ट वाले जो 8 हैं वो नाइट टाइम के हैं। एंड द रिलेशनशिप विद बॉयले हैज बीन अकरिंग फॉर अ ईयर, मतलब ये उसकी जो मैरिज वाली दिन मतलब उसकी बात करता है, मैरिज की बात करता है एलिजाबेथ बॉयले के साथ, उसको लेकर एपिथैलेमियन है। ठीक है, ये इसकी मैरिज होती है 1594 में। ठीक है, और ये मैरिज के लिए लिखा गया सॉन्ग एपिथैलेमियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी एस्ट्रोफेल। ठीक है, एस्ट्रोफेल एक एलिजी है जो किसी की मरने पे लिखी जाती है। ए पेस्टोरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वेलरस नाइट सर फिलिप सिडनी 1595 में पब्लिश होती है। इज ए पोएम बाय इंग्लिश पोएट एडमंड
स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी जाती है। एस्ट्रोफेल वाज पब्लिश्ड इन ए वॉल्यूम कॉल्ड कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। एक वॉल्यूम आई थी, ठीक है, जिसका नाम था कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन। उसमें ये आपको देखने को मिलती है पोएम। इट इंक्लूड्स अदर पोएम्स बिसाइड स्पेंसर्स द टू एलिजीज, और भी पोएम्स हैं, लेकिन जो दो एलिजीज की बात की गई है, द मॉर्निंग म्यूज ऑफ फेस्टिलिस एंड अ पेस्टोरल eglogue upon the death of Sir Philip Sidney, night, which are attributed to L.B. generally assumes to be Lodovick Brisket, L.B. का मतलब Lodovick Brisket है, and which shows him to be a more than competent poet, one by Matthew Rodon and epitaph by Walter Raleigh। अगर आप इस बात को छोड़ भी दो तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि एस्ट्रोफेल जो एक एलिजी है जो एडमंड स्पेंसर ने लिखी, फिलिप सिडनी के लिए लिखी, और ये कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन वॉल्यूम में पब्लिश हुई। आई होप आपको ये दो बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो बात आती है प्रोथेलेमियन। प्रोथेलेमियन एक, चलो पूरा टाइटल पढ़ते हैं। और स्पाउसल वर्स इन ऑनर ऑफ द डबल मैरिज ऑफ लेडी एलिजाबेथ एंड लेडी कैथरीन सॉमरसेट 1596 इज ए पोम बाय एडमंड स्पेंसर। अब ये दो बहुत ही सुंदर सुंदर, ठीक है, डक्स स्वैन्स एंड डक्स भी मतलब आप देखने को मिलेगा। इसमें कैथरीन एंड एलिजाबेथ की मैरिज है, उसके लिए पोएम है डबल। इट इज ए नप्शल सॉन्ग, मैरिज सॉन्ग है, that he composed that year on the occasion of the twin marriage of the daughters of Edward Somerset, fourth Earl of Worcester। उनकी बेटियों के नाम है एलिजाबेथ सॉमरसेट एंड कैथरीन सॉमरसेट, टू सर हेनरी गिलफोर्ड एंड विलियम पीटर। इन दोनों के साथ उन दो लड़कियों की मैरिज होती है। द पोएम begins with a description of the river Thames where Spencer finds two beautiful maidens। रिवर थेम्स का जिक्र भी किया गया, और एक इसमें बार बार जो रेफरेन आता है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। इस पोम को आपने गूगल जरूर करना है, आपको पता चलेगा कि रेफरेन कहां कहां पे आ रहा है। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना रेफरेन, ये रेफरेन आखिरकार होता क्या है? ये एक फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स में आ जाती है बात। रेफरेन एक ऐसा, इज इन ए पोएम और ए सॉन्ग, रेफरेन इज ए लाइन और ग्रुप ऑफ लाइंस, याद रखना है, या एक लाइन या ग्रुप ऑफ लाइंस that regularly repeat usually at the end of a stanza। किसी भी स्टैंजा के अंत में एक लाइन या एक से ज्यादा लाइन जब रिपीट होती है तो उसको बोला जाता है जी रेफरेन। री का मतलब दोबारा होता है, आई होप आपको पता होगा। At the end of a verse in a song, in a speech or other prose writing, a refrain can refer to any phrase that repeats number of times within the text, within the text। अब आप इस बात को समझो, ये तो हमने अभी पढ़ा है। इस बात का पता चलेगा आपको अगर आप पोएम को गूगल करोगे, करना जरूर आपने। अगेंस्ट द ब्राइडल डे विच इज नॉट लॉन्ग, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। लेकिन आपने एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम पढ़ी होगी, ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम है। जवाहरलाल नेहरू अपने डेस्क पे रखते थे इन दो लाइनों को, ये जो लास्ट वाली है, ठीक है, मतलब ये जो स्टैंजा है, ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो अपने डेस्क पे रखते थे। लेकिन रीजन क्या है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव ए प्रॉमिस टू कीप। दुनिया बहुत सुंदर है लेकिन मुझे अपने वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अब आप यहाँ पे देखोगे कपल ऑफ लाइन्स, यहाँ पे दो लाइन भी हैं, तो ये रेफरेन है। अब ये तो बात होगी कि जो एंड में आए। अब बात है कि अगर कोई चीज स्टार्टिंग में रिपीट हो रही है तो, ठीक है, उसके लिए होता है बेटा एनाफोरा। ये आपने जरूर याद रखना है। रेफरेन एट द एंड ऑफ द पोम, और इंटरवल जो है मतलब स्टैंजा के एंड में, सॉरी नॉट द एंड ऑफ द पोम, एंड ऑफ द स्टैंजा। लेकिन एनाफोरा इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स रिपीट एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। जरूर आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्लॉज के शुरुआत में, फ्रेज के शुरुआत में, या फिर सेंटेंस के शुरुआत में जब वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उसको बोला जाता है एनाफोरा। फॉर एग्जाम्पल मार्टिन लूथर किंग की एक फेमस है, देखो, आई हैव अ ड्रीम, उसने एक बोला हुआ है आई हैव ए ड्रीम, स्पीच कंटेन्स एनाफोरा।
क्या है इसमें देखो, सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, देखो आ रही है ना बार बार, आप देख रहे हो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ द न्यू हैम्पशायर, let freedom ring from the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightened एलिनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। एक और भी चार्ल्स डिकन्स का एक वर्क है, उसमें बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं। अगर कोई फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस के शुरुआत में ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको बोलोगे आप फिगर ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एनाफोरा, और अगर वो रेपिटेशन एंड में है तो आप उसको बोलोगे रेफरेन। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, ये भी एक एनाफोरा है। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इनफैंट्स ए क्राई ऑफ, इन एवरी आप देखोगे बार बार जो चीजें। अब यहाँ पे आप देखोगे सर ये तो यहाँ पे रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे कॉमा लगा है, आप देखोगे वहां पे सेकंड सेंटेंस की तरह शुरू हो रहा है। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, इन एवरी इनफैंट्स ए क्राई ऑफ फियर, the mind forced manacles I hear, in every cry of every man. So these are the examples of anaphora जो हम पहले पढ़ के आए हैं। These are the examples of refrain। बात समझ में आई आपको? ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क आपने जरूर याद रखना है वो है ए व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। 1596 में वर्क पब्लिश होता है। स्पेंसर डिस्कस्ड फ्यूचर प्लान टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर आयरलैंड। सिंपल सी बात मैं बताऊंगा आपको कि इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड पे रूल कर रहा है और एडमंड स्पेंसर को प्रेज चाहिए क्वीन की, उसको फेवर चाहिए, वहां पे उसको बहुत बड़ा 300 एकड़ का मतलब 300 एकड़ जमीन और वहां पे किल्कोमैन में एक विला मिला हुआ है इसको रहने के लिए, तो ये क्वीन की प्रेज क्यों ना करेगा भाई, है ना। पेंशन अलग से इसको अलॉट की गई, मिली नहीं मिली वो बात की बात है, लेकिन वहां पे ये अपने एक वर्क लिख रहा है अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, और इसमें ये कह रहा है कि आपने आयरिश लोगों को दबा लेना है जब तक इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज खत्म ना हो जाए, चाहे आपको उसके लिए हिंसा क्यों ना करनी पड़े, वायलेंस क्यों ना करनी पड़े। और इसकी वजह से वहां पे भाई होगी लड़ाई होगी, ठीक है, दंगे हुए, वहां पे इसके घर को जला दिया गया और ये वापस भाग के आया इंग्लैंड। अब यही बात है इसमें सुना जाता है, लोग जैसे पढ़ा जाता है जो अब सुनने में मिलता है, हाँ, ओनली प्रोज वर्क बाय स्पेंसर। वेरी गुड राजेंद्र। और इसमें माना जाता है कि जो स्पेंसर की जो रिमेनिंग जो बुक्स थी फेरी क्वीन की वो इसी घर में जलकर राख होगी, किल्कोमैन वाले घर में आयरलैंड में। स्पेंसर डिस्कस्ड फ्यूचर प्लान्स टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आयरलैंड। The most recent Irish uprising led by Hugh Enoll having demonstrated the futility of previous efforts। ये कहता है कि भाई दबा दो आयरिश लोगों को जैसे मर्जी दबाओ, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर हिम, ये आपने जरूर याद रखना है, ये भी इसको एट्रीब्यूटेड है। फॉर हिम कौन कौन से हैं? ए सीरीज ऑफ फॉर हिम प्रेजिंग लव, ब्यूटी, हेवनली लव एंड हेवनली ब्यूटी। एक बार जरूर आप याद रखो, लव, ठीक है, इसके स्पेलिंग आर्केक हैं भाई, ये जरूर याद रखना है, ये मैंने ठीक लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास हेवनली लव, और फिर आ गया भाई साहब हमारे पास हेवनली ब्यूटी। तो दीज आर द फोर हिम्स। डिटेल्ड नोट्स कैप्सूल नोट्स में है, आप वहां से देख सकते। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। The poet's scroll will outlive the monuments of stone. Genius survives, all else is claimed by death। कि अगर राइटर्स किसी चीज को लिख देते हैं, जो राइटर्स ने अच्छा लिखा वो ही सरवाइव करेगा, पत्थर एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, मॉन्यूमेंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो खत्म हो जाएगा। दिस इज आवर क्लास रिगार्डिंग एडमंड स्पेंसर। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ
और इसको थैंक यू सो मच। और हो सके तो इस क्लास को एक बार आपने रिवाइज जरूर करना है। इवनिंग की क्लास में डॉक्टर राजविंदर आपको बाकी चीजें भी करवा देगी जो बची है, ठीक है। कल आप मिलते हैं। कल अपना राइटर रहने वाला है जी क्रिस्टोफर मार्लो। टाइमिंग 5 तो लैके 5:30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ रह जाएगी, कोई भी टाइम हो सकता है। 1-2 दिन टेक्निकल इश्यूज करके थोड़ा दिक्कत आ रही है सानू। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी नाउ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जो भी हमने वर्क पढ़ा अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ा हम देख लेते हैं, एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके दिमाग की बात, ये इंपॉर्टेंट कोट है। फिर हमने एडमंड स्पेंसर के बारे में पढ़ा, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़े, मेन पॉइंट्स पढ़े, अलग अलग चैप्टर्स कैलेंडर के बारे में जितने इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। हर एक चीज का रेफरेंस है आपके लिए इस क्लास में, वीडियो में। उसके बाद हमने पढ़ा एक्लॉग क्या होता है, पेस्टोरल पोम्स क्या होते हैं, अलग अलग मंथ्स के बारे में पढ़ा। फिर आ गया जिसकी फेरी क्वीन, और कोशिश मैंने करी जितनी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समरी बता सकूं मैंने, हालांकि ये बहुत बड़ी मतलब समरी हो जाएगी अपने आप में। आप देखोगे कि मैंने इसकी जब एक बुक डाउनलोड करने की कोशिश की तो एक बुक के ही 14 पेज हैं, 1 बुक के, मतलब वो भी समरी है सिर्फ। हाँ जी, नाल नाल ही टर्म कवर करवावांगे बेटा। कल ਆਪਾਂ ओड बैलेड वैसे आज भी सी पर थोड़ा ज्यादा हो जाता, आज ਆਪਾਂ सोनेट एनाफोरा और एक ਆਪਾਂ रेफरेन पढ़िया, ठीक है। कल ਆਪਾਂ ओड बैलेड एलिजी एलिगोरिकल एलिजी, मतलब ये सब पढ़ांगे, जो भी नाल नाल ਆਪਾਂ कवर करते जावांगे। कोई भी बाकी जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ लगे भी कोई चीज रह गई है, फील फ्री टू टेक्स्ट मैसेज करो, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ कवर अप करांगे, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ देखो ये रिसोर्स जेकर हो सके तो यह चीज तुसी जरूर पढ़नी है। वॉल्टर रैले ने जो लैटर लिखा है, तुहानू 2-4 मिनट लगणगे पर मजा आ जाएगा, तुहानू आनंद आ जाएगा कितना सोहना लिखा, मतलब की प्लान से किवें लिखा। हालांकि लैंग्वेज थोड़ी ऑड जी है पर तुहानू पढ़ के जरूर अच्छा लगेगा। वॉल्टर रैले का लैटर है। फिर आप बुक 3 बारे पढ़िया, सॉरी बुक्स बारे पढ़िया, बुक 1 2 3 4 5 6 और 7 अनफिनिश्ड है। फिर कंप्लेंट्स जिन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट द रून्स ऑफ टाइम, प्रोसोपोपोइया और मदर हबर्ड्स टेल जरूर याद रखना है। एमोरेटी है, 88 सोनेट है, ये तुसी जरूर याद रखना है। 89 सोनेट्स ਨੂੰ बिल्कुल भी नहीं लिख देना है। उस तो बाद आ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ सोनेट्स बारे डिस्कस ਕੀਤਾ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर मिल्ट, हालांकि मिल्टन ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇंजेस ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪੀਥੈਲੇਮੀਅਨ, एस्ट्रोफेल, प्रोथैलेमियन, फिगर ऑफ स्पीच आ गया। फिर ਆਪਾਂ व्यू पढ़िया और तुसी देखोगे कि जिन्ने भी PYQs है वो सिर्फ इतों तक कवर हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो गल है कि PYQs की है, अब PYQs जो है वो शेफर्ड्स कैलेंडर में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल फेरी क्वीन में से। तुहानू इस गल तो इस लैवल का भी अंदाजा होएगा कि मास्टर कैडर पंजाब जो किस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है। हालांकि PGT विच क्वेश्चन, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਚੂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਚੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 6 ਬੁੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਚੂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। बेटा बहुत तेज बन रहे हो, ठीक है। चलो आज की क्लास के इन्ना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम। कल अपने राइटर रहने वाले हैं जी एडमंड स्पेंसर, उन्होंने MCQ जो है वो तुहानू एक अद्धे दिन तक एप्लीकेशन से देखने को मिल जाएंगे। MCQ का टेस्ट होएगा और बाद आंसर कीज भी अपलोड कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।